गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 हम लोग भूगोल के अंतर्गत चैप्टर 1 का जो फर्स्ट भाग है प्राकृतिक संसाधन वो पढ़ रहे हैं, जिसमें कल मैं आप लोगों को भूमि संसाधन के बारे में बताई, भूमि के उपयोग के बारे में बताई। और आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो है मिट्टी संसाधन, अर्थात जिस प्रकार भूमि संसाधन हमारे लिए उपयोगी है उसी प्रकार मिट्टी जो है, मृदा संसाधन जो है, वह भी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है और हमारे लिए यह भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी हम किसे कहते हैं? तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मिट्टी कहलाती है। तो मिट्टी जो है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत और पतली परत को हम मिट्टी कहते हैं। और इस मिट्टी में ना केवल पौधों का विकास होता है या पेड़ पौधे के लिए ये उपयोगी है, बल्कि पृथ्वी पर जितने भी विविध प्रकार के जीव समुदाय हैं सबका भरण पोषण मिट्टी ही करती है। और मिट्टी में जो उर्वरता होती है वो मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को काफ़ी प्रभावित करती है, क्योंकि हमारा जो भी क्रियाकलाप होता है वो मिट्टी से ही जुड़ा होता है। और यदि मिट्टी नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाएगी, तो सब संपत्ति और संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है और संपत्ति जो दोनों है वो दोनों ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार जो मिट्टी है वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। और आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में कि 1 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो यह एक जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरती है और लंबी अवधि तक चलती रहती है। चट्टानों के टूटने फूटने से, अपरदन, निक्षेपण, इसके द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे यहाँ मैं आप लोगों को बताई हूँ कि चट्टानों के, मूल चट्टानों के टूटने फूटने से और भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तन के द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। और यह काफ़ी धीमी गति से होता है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इससे मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मिट्टी निर्माण के प्रमुख कारक। मिट्टी के निर्माण में कौन कौन से वे प्रमुख फैक्टर्स हैं, कारक हैं जो मिट्टी निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो पहला है उच्चावच। तो उच्चावच भी है मिट्टी निर्माण को प्रभावित करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक जगहों पर मिट्टी जो है वो उसकी बनावट या एक ही प्रकार की मिट्टी हर एक जगह नहीं मिलती है। तो धरातल की जो उचावच होती है उसके आधार पर मिट्टी भी अलग अलग पाया जाता है। मूल चट्टान, तो मूल चट्टानों के द्वारा ही मिट्टी का निर्माण होगा। तो मूल चट्टान जो है वो प्रमुख कारकों में एक है। फिर है जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज के कण और समय। ये जो 7 पॉइंट हैं वो मिट्टी निर्माण के प्रमुख कारक हैं। उसके अलावा हम इस तरफ देख रहे हैं कि कुछ और भी कारक हैं जो मिट्टी निर्माण को प्रभावित करते हैं, जैसे तापमान में परिवर्तन, प्रवाहित जल की क्रिया, उसके बाद है हिमनद अपघटन, फिर है आपका पवन। तो ये सारे जो कारक हैं वो भी मिट्टी निर्माण को प्रभावित करते हैं और इसी की वजह से हर एक क्षेत्रों में, हर एक जगहों में अलग अलग प्रकार की हमें मिट्टी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में जो है जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थ काम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि सम्मिलित होते हैं, जैव और अजैव दोनों ही। और मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके जो निर्धारक तत्व हैं, तो उनके रंग के आधार पर,
उनके जो बनावट है, गठन के आधार पर, गहराई, आयु, रासायनिक, भौतिक गुणों के आधार पर ही हम मिट्टी को अलग अलग भागों में बांटते हैं। और इसी के आधार पर भारत में हमने मिट्टी को 6 भागों में बांटा है। ये आप देख रहे हैं भारत में मिट्टी के प्रकार, जिसमें 6 भागों में मिट्टी को बांटा गया है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। तो 6 भाग में हम मुख्यतः बांटे हैं। और सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी आप जानते हैं कि बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है यह जलोढ़ मिट्टी। और यह जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जो पदार्थ होते हैं उनके अपरदन के द्वारा उससे उसके बिछ जाने से इस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। तो मुख्यतः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपण से इस मिट्टी का निर्माण होता है। और भारत का विशाल जो उत्तरी विशाल मैदान है उसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से ही हुआ है। आगे मैं आपको मानचित्र के द्वारा आपको दिखाऊंगी। फिर है राजस्थान और गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात पश्चिम में एक संकरी पट्टी के रूप में जलोढ़ मिट्टी का फैलाव हुआ है। इसका जो क्षेत्र है भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर विस्तृत है, मतलब बहुत ही बड़े क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। इस मिट्टी का रंग धुंधला होता है और भूरे रंग का होता है, जो कि लालिमा लिए होता है। तो भूरे रंग का होता है और हल्का धुंधला होता है। इसको हम आयु के आधार पर भी बांटते हैं, क्योंकि इसकी पहचान आयु के आधार पर होती है। जैसे जैसे यह मिट्टी पुरानी होती जाती है, उपजाऊ कम होता जाता है। तो आयु के आधार पर भी हम इसको 2 भाग में बांटे हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर के नाम से जानते हैं, खादर बोला जाता है। और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं। और इसमें यही अंतर है कि खादर जो मिट्टी है उसमें जो कंकड़ या बजरी के कण जो होते हैं वो बहुत ही महीन होते हैं और बहुत उपजाऊ होते हैं। और बांगर में कंकड़ और बजरी पत्थर के जो कण होते हैं वे बड़े होते हैं और ये कम उपजाऊ होते हैं और चूँकि यह पुरानी हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से तत्व की प्रधानता होती है। तो इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना की प्रधानता होती है। ये तीन जो पदार्थ हैं उसकी प्रधानता अधिक होती है, जबकि नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इस मिट्टी में कमी होती है। और अगर हम फसलों की बात करें तो ये जो फसल हैं गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, ये प्रमुख फसलें हैं जो कि जलोढ़ मिट्टी में मुख्यतः की जाती हैं। और यह मिट्टी चूँकि काफ़ी उपजाऊ होता है और भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है उस क्षेत्र में इसका फैलाव है, तो यहाँ उपजाऊ मिट्टी की वजह से जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक है, लोग यहाँ अधिक निवास करते हैं। और उपजाऊ होने के कारण इसी वजह से जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब होता है मौसम के अनुसार एक ही खेत में बदल बदल कर कृषि करना, बदल बदल कर फसलें लगाना ही गहन कृषि कहलाता है। हमारे बिहार में भी गहन कृषि यहाँ की मुख्य विशेषता है। लोग मौसम के अनुसार यहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें उगाते हैं। और एक चीज़ है, यहाँ उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। नदियों के बीच का जो उच्च भूमि होता है, बाढ़ आने के बाद नदियों में जब बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आने के बाद जब जैसे जैसे जल का स्तर कम होता जाता है, आप देखे होंगे कि नदियों के बीच में एक उच्च भूमि होता है जो कि बालू से बिछ जाता है, बहुत ही महीन कण होते हैं और बालू से बिछ जाता है। तो वैसी जगहों को हम दियारा भूमि कहते हैं। और वहाँ पर मुख्य रूप से कहता है यहाँ मक्के की कृषि की जाती है। मक्के की कृषि भी होती है, साथ ही साथ अन्य सब्जियों की भी हम खेती कर सकते हैं, वहाँ किया जाता है।
तो उसको हम दियारा भूमि के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका भारत का मानचित्र मैं बनाई हूँ, यह है आपका भारत जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र। कौन कौन से क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। इसको और अधिक जानने के लिए आप पेज नंबर 21 पेज नंबर 21 आप देखेंगे, वहाँ पर मिट्टी के प्रकार भी दिए हुए हैं और कौन कौन सी मिट्टी किस किस क्षेत्र में मिलते हैं उसका स्पष्ट रूप से विवरण दिया हुआ है। तो आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मिट्टी के बारे जानेंगे, काली मिट्टी और लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में। थैंक यू।